अगला टॉपिक है हमारा हंगर एंड हार्डशिप। तो कैसे भूख और परिश्रम, परेशानियां हमें रिबेल करने के लिए प्रेरित करती हैं कि जब इंसान के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता है तब वो कुछ कोई भी कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है। राइट, या तो आर या तो पार, या आज हम अपना हक लेके रहेंगे या तो सेक्रीफाइस हो जाए। तो दो में से एक का अंत आना है, या तो आपके अधिकार मिल जाएगा तो दुख का अंत हो जाएगा, या तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा तो ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोनों में आपका सक्सेस ही है। तो हम जानते हैं कि कैसे 1830s का समय जो है वो यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किल वाला समय रहा था। ज़्यादातर देशों में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्यों ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी या हार्डशिप चल रही थी, तो यूरोप की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही। हम सब जानते हैं कि जब फैमिली के अंदर सदस्य बढ़ते हैं तो अर्निंग मेंबर भी बढ़ना चाहिए, अदरवाइज एक सिंगल अर्निंग मेंबर के ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग कम हो जाती है। बीमार हो तो उनकी अच्छी मेडिकेशन नहीं हो पाता है, सभी की फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती है और सबको अच्छा और पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। क्यों? अर्निंग मेंबर एक, खाने वाले 8-10। तो वही हाल यहाँ पे भी हो रहा था कि यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी पर उसके कंपैरिजन में जॉब नहीं मिल रहा था। कि रेशियो कैसा है कि 10 जॉब एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू अप्लाई, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बेरोजगारी के कारण भूखमरी, और भूखमरी के कारण फिर हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल और ये सब चीज़ें हो सकती है। सो फाइनली लोगों ने गांव से शहर की ओर माइग्रेट करना शुरू किया कि वहाँ एक बेहतर लाइफ शायद हमें मिलेगी या बेहतर लाइफ हमारा इंतजार कर रही है। बट एज आई सेड, क्योंकि नंबर्स ऑफ जॉब्स लिमिटेड थे, finally a slum area was created in such cities and people were forced to live in such slum area, unhygienic and unhealthy areas. So along with this, the small scale business, छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे उनके लिए बड़े बड़े व्यापारी के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल पड़ गया। ऑलरेडी इतने बेरोजगार, अब इवन ये छोटे छोटे धंधे वाले भी compete नहीं कर पा रहे थे और उनको अपना धंधा बंद करना पड़ रहा। एरिस्टोक्रेसी रूल्ड एंड पीजन सफर्ड फ्रॉम फ्यूडल्स। तो एरिस्टोक्रेसी, जिसकी हमने ऑलरेडी पहले भी बात की है कि इनकी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो काफ़ी कम थी, बट क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे इसीलिए इनकी दादागिरी या इनकी हुकूमत चलती थी। जबकि पीजेंट या मध्य वर्ग जो सबसे ज़्यादा संख्या में था वो सफ़र कर रहा था, और उसका कहीं न कहीं सफ़र का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि यूरोप में फ्यूडल सिस्टम ऑफ सर्फडम चल रहा था। यानी जो गरीब वर्ग है, मजूर वर्ग है, उन्हें अमीर वर्ग के वहाँ बहुत ही कम वेज में मजूरी करनी पड़ती थी या मुफ्त में करनी पड़ती थी। बट ओबियस वो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने वाले ही नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। अब ऑलरेडी कंडीशन खराब ही थी, फॉलोड बाय मोर। वो कहते हैं ना कि मुसीबतें जो आती है वो एक के बाद एक नहीं आती है, जब आती है तो 360 डिग्री से आती है, यानी चारों साइड से एक साथ आती है।
एट अ टाइम हमला करती है एंड पर्सन बिकम्स डिफेंसलेस। इसको सॉल्व करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, किसको समझ में ही नहीं आता। और वही यहाँ यूरोप के लोगों के साथ भी हुआ कि बैड हार्वेस्ट का फेस करना पड़ा ड्यू टू वीक मॉनसून और बैड हार्वेस्ट सीजन। फूड की शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होगी तो बट ऑब्वियस है कि प्राइस राइस होगी, खाना महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो कॉमन व्यक्ति के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मैंने चर्चा की तो फाइनली पॉवर्टी, खाने की कमी, ये सब जहाँ देखो वहाँ देखने को मिल रहा था। और कहते हैं ना, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल द एविल्स, कि ये भूखा पेट ही सब बुरे कार्य हमें कराता है। तो दूसरी कहावत भी है ना, भूखे पेट भजन नहीं होता है, कि अगर आप भूखे हो तो आपका ध्यान कहीं नहीं लगता है। इवन फिर ईश्वर को भी याद करना है तो ध्यान नहीं कर सकते। तो वही पेट भरा हो तो हम ईश्वर को भी याद करते हैं धन्यवाद करने के लिए, या उनकी आराधना करने के लिए, या ध्यान में बैठने के लिए। February rebel in 1848. So finally पेरिस की जनता इन सभी समस्याओं से अब ऊब चुकी थी, थक चुकी थी। अब आर और पार की लड़ाई लड़नी थी। क्यों? जनता फूड शॉर्टेज से, प्राइस राइट से जॉबलेस हो चुकी थी। अब इन्हें लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और कहते हैं ना कि व्हेन अ कॉमन मैन बिगिंस मोस्टली लीड्स टू सक्सेस। तब आम इंसान ने अपनी लड़ाई शुरू की और फाइनली लुई फिलिप, जो उस समय राजा था, अपनी जान बचाकर उसे भागना पड़ा। आर्मी के हवाले उसने सब कुछ छोड़कर, बैरिकेड्स वगैरह लगाया, आर्मी के भरोसे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकला। फाइनली फिर से नेशनल असेंबली इलेक्ट की जाती है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनती है, जिससे क्या अधिकार मिला कि हर एक मेल व्यक्ति जो 21 साल का हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उसे वोटिंग राइट मिलेगा, राइट, उसे काम मिलेगा, ताकि उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सके। ये सभी अधिकार लोगों को दिए गए। अगला टॉपिक है हमारा रेवोल्यूशन बाय मिडल लिबरल्स इन द ईयर 1848। तो कैसे मिडिल क्लास लोगों ने रेवोल्यूशन लाया। तो फाइनली जब लिबरल्स, जो बार बार मैंने आपको बताया कि लिबरल्स मीन्स एजुकेटेड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, बिजनेसमैन, और इन्होंने बिजनेस वगैरह करके, अपना कार्य करके काफ़ी पैसा इकट्ठा किया था। तो इन लोगों ने फाइनली रिवोल्ट किया और मोनार्की को अंत कर दिया, यानी abdication means to end, so end of monarch. So finally यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की का अंत आता। फ्रांस बिकम रिपब्लिक, यानी अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया, यानी लोग अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। ये वही जो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था, वही चीज़ फिर से एक प्रकार का रिवीजन है, कुछ चीज़ें बदल के। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो हम कहते हैं, उसके माध्यम से हर एक मेल व्यक्ति, पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उसे वोटिंग करने का अधिकार दिया गया। पर फिर से याद रखिए, औरतों को किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं मिला, वो अभी भी वैसे ही थे, नो वोटिंग राइट्स टू देम। सो हर एक व्यक्ति, वो मेल या फीमेल थे, उन सभी ने इसका एडवांटेज लिया, इसमें अपनी भूमिका निभाई।
अब लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे कि फ्रांस के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए, यानी उनका एक संविधान हो। संविधान हम जानते हैं जिसमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हमारी राइट्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और हर एक एजेंसी की क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बनाना है, कैसे हटाना, वो सब इसमें होता है। तो फ्रांस का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, यानी एक राष्ट्र बने, दैट इज नेशन स्टेट शुड बी फॉर्म। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लोगों को लिखने का, बोलने का अधिकार होना चाहिए, लोगों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार होना चाहिए, कहीं भी रह सकते हैं, ये सब प्रकार के अधिकार लोगों को होना चाहिए। अब जब जर्मन्स मिले तो क्या हुआ? तो जर्मन नेशनल असेंबली बनी, राइट, आगे का कार्य करने के लिए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो कहाँ मिले? फ्रैंकफर्ट में मिले। उन्होंने वोटिंग की और फाइनली जर्मन नेशनल असेंबली बनी, यानी 831 members were elected and finally German National Assembly was formed at Frankfurt. अब ये क्या चाहते थे? तो on 18 May 1848 Frankfurt Parliament, which comprised 831 members, met at St. Paul Church. यहाँ पर इनकी इलेक्शन मीटिंग सब कुछ हुई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और क्या चाहते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड है वो मोनार्क होना चाहिए। जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वही वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो हेड हो वो राजा होना चाहिए। और इसका राजा कौन होना चाहिए? पैट्रिक विलियम फोर्थ, जो उस समय रशिया का राजा था, क्योंकि रशिया ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जर्मनी के यूनिफिकेशन में और मॉडर्नाइजेशन लाने में, इसीलिए वहाँ के राजा को वो वहाँ का हेड बनाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली रशिया के राजा ने इस को रिजेक्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा या हेड नहीं बनना है, एंड उसने दूसरे मोनार्क को ज्वाइन किया और इस तरह शुरुआत होती है जर्मन यूनिफिकेशन की। पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, जैसे हमने देखा था कि नेशनलिस्ट, मिडिल क्लास, एजुकेटेड एलाइट, इन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, तो डोमिनेशन उनका ही चल रहा था और ये अपोज कर रहे थे वर्कर्स और इनकी डिमांड्स को। फाइनली इन लोगों ने सपोर्ट गवा दिया, आर्मी वॉज कॉल्ड ऑफ एंड असेंबली लॉस्ट इट्स पावर, क्योंकि इन्होंने वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। फाइनली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, न चाहते हुए आर्मी को बुलाना पड़ा और असेंबली, यानी जो ये नेशनल असेंबली बनी थी मिडिल क्लास की, उसे जो है खारिज कर दिया गया। वुमेन्स जिन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट्स में, कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए थे इन लोगों ने, बहुत ही जोश से इस नेशनलिज्म में काम किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की उन लोगों ने। बट जब बारी आई पॉलिटिकल पावर की, पॉलिटिकल राइट्स को, तो इनको किसी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया।
काफ़ी विरोध भी किया इन लोगों ने, फिर भी इनको कोई प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं प्रदान किया गया। देवर जस्ट, यानी जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, जब मीटिंग चल रही थी, देवर जस्ट लाइक द ऑब्जर्वर, यानी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का है, उसकी बालकनी या गैलरी में जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर they were watching the whole incident taking place. They were not given the right to vote. तो इस तरह कंजर्वेटिव्स ने जो है लिबरल्स को सप्रेस करने में फेल हो गए, राइट। कंजर्वेटिव सप्रेस द लिबरल्स इन 1848 but failed to restore old regimes, यानी लिबरल्स पावर में से चले गए, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नेशनल असेंबली जो है टूट गई। बट ओल्ड रेजिम यानी बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लाने में कंजर्वेटिव भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? पहले भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है, समझा है कि अब कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स भी समझ गए थे कि मॉडर्नाइजेशन के बिना इनका अस्तित्व नामुमकिन है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आवश्यकता है एक मॉडर्नाइज मोनार्की की, जिसके पास बेहतर आर्मी हो, बेहतर ब्यूरोक्रेसी हो, जो बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लीड कर सकती है। तो दैट्स व्हाट वी हैव। मोनार्क रियलाइज्ड revolution can end by granting concession to liberals। ये रेवोल्यूशन कब बंद हो सकता है, ये विरोध कब बंद हो सकता है, जब हम इन्हें कुछ छूट छाट दें, उनकी बातों को हम स्वीकारें, माने, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। वरना रेगुलर इंटरवल पे ये विरोध चलता ही रहेगा। और जो टाइम हम शायद अपनी पावर को बढ़ाने में लगा सकते हैं, अच्छे कार्य में कर सकते हैं, वो समय हमें जो है इनको सप्रेस करने में लगाना पड़ेगा। तो ना ही उनका विकास होगा और ना ही कंजर्वेटिव्स का होगा। सो समवेयर नाउ दे रियलाइज्ड एंड दे प्लेड अ वाइज रोल। सो autocratic monarch began changes in the Central and Eastern Europe as per 1815। जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने रियलाइज किया कि बॉर्बन डायनेस्टी को हम ला रहे हैं, पर पूरा 100% पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें अगर लाना भी है तो उसमें मॉडर्नाइजेशन आवश्यक। इसीलिए उन्होंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जैसी एविल सिस्टम को बंद कर दिया, राइट। तो ये चीजें रशिया और हैब्सबर्ग डोमिनियन एरियाज जो थे, वहां से परमानेंटली इन एविल सिस्टम्स को समाप्त कर दिया। हैब्सबर्ग ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867। तो जहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर का चलता था, तो हंगरी जो कंट्री का नाम है, तो वहाँ के लोगों को और ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड किया ताकि वो उसके फेवर में रहें। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से सुने और समझे। नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड इन द मिडिल क्लास। ये ऑलरेडी हमने काफ़ी बार पढ़ा और बार बार मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसकी शुरुआत हुई एजुकेटेड मिडिल क्लास से, और ये सभी के अंदर और भी स्प्रेड करते जा रहे थे। ये सिर्फ सीमित नहीं थी उन तक, उनके कारण अब एनलाइटमेंट पूरी सोसाइटी में आता जा रहा था। जैसे फिलोसफर्स ने फ्रांस के अंदर किया, सेम थिंग इट वॉज डन हियर। तो इन मिडिल क्लास लोगों ने अलग अलग रीजन्स के लोगों को जर्मनी के अंदर जो है यूनिफाई करने का प्रयत्न किया। हमने पहले भी चर्चा की है
कि जर्मनी जो है वो 39 कन्फेडरेशन में डिवाइडेड था। सिंपल भाषा में या शब्दों में कहूँ तो 39 डायनेस्टी या स्टेट्स में डिवाइड था या प्रोविंस में डिवाइड था। अब इनको पता था कि जब तक ये 39 कन्फेडरेशन एकजुट नहीं होंगे, एक राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक जर्मनी का डेवलपमेंट मुश्किल है, जर्मनी का विकास नहीं हो सकता है, ना ही पॉलिटिकल और ना ही इकोनॉमिक। और वो तभी हो सकता है जब जर्मनी एक राष्ट्र बन जाए। तो नेशन स्टेट रूल बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट, इसकी शुरुआत होती है। एक नेशन स्टेट बनाया जाए और पार्लियामेंट विल बी एट द सेंटर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो, राइट, लोग अपने लीडर सिलेक्ट करें, जो हमने अभी पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया। नेशन स्टेट क्रस्ट बाय फोर्स ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री एंड द जंकर्स। तो ये जो नेशन स्टेट बनाने की भावना ये लिबरल्स प्रयत्न कर रहे थे, उनके इस प्रयत्न को सबसे बड़ा झटका तब मिला जब मोनार्की ने, मिलिट्री ने और जंकर्स ने, इनकी कंबाइंड फोर्स ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। यानी इनकी आर्मी को, लिबरल्स की आर्मी को इनकी आर्मी ने हरा दिया। जंकर्स रशियन बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको जंकर्स कहा जाता है। अब जब इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, लिबरल्स के सपनों को, तो आगे की जो लीडरशिप बागडोर जो है वो रशिया ने संभाली। अब ये जवाबदारी कि जर्मनी को हमें यूनिफाई करनी है, तो रशिया के राजा, इन शॉर्ट हमेशा राजा कभी जो है लड़ने नहीं जाता, उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी मंत्री या जनरल वो जाते हैं। तो ओथोवन बिस्मार्क जो इसका चीफ मिनिस्टर था, उसे जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। He was the main person responsible behind the unification of Germany. How? वो अब हम देखते हैं। अब 7 साल के दरमियान, over 7 years, 3 बड़े बड़े युद्ध, राइट, इसके बीच में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ये तीनों एक साइड और जर्मनी एक साइड। तो इन तीनों फोर्स के सामने जर्मन्स का युद्ध 3 बार हुआ 7 साल के अंदर। एंड फाइनली रशिया जो है वो विक्टोरियस हुआ और इस तरह जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। जब यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो काइजर विलियम फर्स्ट जो प्रशिया का राजा था, उसे जर्मनी का नया राजा घोषित किया गया और पूरे मान सम्मान से, पूरे भव्य सेरेमनी के साथ इसकी ताजपोशी की गई। अब क्योंकि हर एक चीज़ें यहाँ हम देखें जर्मनी के अंदर की लीडरशिप या कोई भी इवेंट वो प्रशिया संभालता है, इसीलिए आगे जाकर प्रशिया ने मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स लिए, राइट, वो सभी चीज़ें रशिया के द्वारा किया गया, जैसे यूनिफॉर्म लॉ, करेंसी, मॉडर्नाइजेशन, आर्मी, ये सब चीज़ें जो है रशिया से पूरे जर्मनी में फैली।